एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है? जैसे अपन जनरली सुनते हैं कि जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इसके बहुत सारे रीजन जो कि अपन केमिकल बॉन्डिंग में है, 11th क्लास में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी मेनली जो वर्ड आता है वो सॉल्युबल से आता है। एनीवन कोई भी कंपाउंड अगर किसी अदर कंपाउंड में डिजोल्व हो रहा है या सॉल्युबल हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एनीवन कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी कौन? सॉल्युबिलिटी। वैसे ये मोलरिटी की तरह ही डिफाइन की जाती है। सॉल्युबिलिटी भी एक कंसंट्रेशन ही होती है। जैसे सपोज दैट आप सॉल्ट को या नमक को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है? तो वाटर के अंदर जैसे ही सॉल्ट डिजोल्व होगा तो वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर के अंदर। कितना सॉल्युबल होगा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी होती है ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट मेजर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्स्ड इनटू ए सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एनीवन कोई भी सब्सटेंस है जो तुम बाहर से मिक्स कर रहे हो एज ए सॉल्यूट, अगर वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है या मिक्स हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब क्या हुआ? अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो वो सॉल्युबल हो रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टी है वहाँ वो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। इट मेजर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्सड इनटू ए सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे तुम सिंपली सॉल्ट को डिजोल्व करते हो, नमक को पानी में डिजोल्व करते हो एट रूम टेम्परेचर पे, तो आप डिजोल्व करते जाओगे, उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद में है वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा वाटर के अंदर, ठीक है? तो वो एक हाईएस्ट अमाउंट हो गया। उस हाईएस्ट अमाउंट पे जो कंसंट्रेशन होती है उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की, उससे सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट dissolve in solvent at a constant temperature. This property of solute is called solubility. Yes. अब solubility है वो फर्स्ट अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? solubility of gases in liquid, मतलब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है अपने को। तो वहाँ पे गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी तो गैस एज ए सॉल्यूट काम करेगी और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सबसे पहला आता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं इस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये कंटेनर है, इसके अंदर सपोज वाटर है, फिलअप किया हुआ है। मुझे क्या करना है? गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना है, तो मैं गैस को डिजोल्व करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं गैस को डिजोल्व करूँगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं नेचर ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ। अगर ये गैस इस लिक्विड से रिएक्शन करेगी, कुछ ना कुछ इनके मध्य, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगी। इसका मतलब गैस और लिक्विड के मध्य, इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है तो गैस इजीली डिजोल्व हो जाएगी। यस। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ गैसों की प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर
जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ही लिक्विडिफाई होगी। यस, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिफाई होगी, उतनी ही जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ये जो कंसेप्ट है ये 11th क्लास में एंड्रयू ग्राफ होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे इसको समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ गैस, द गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड आर मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, जो जल्दी लिक्विडिफाई हो जाएगी, जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इजी वे में डिसॉल्व हो जाएगी। हायर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड आर मोर सोल्यूबल ईच अदर, अगर ये एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे किसकी वजह से? हायर इंट्रायनिक अट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2 एंड H2। ये एंड्रयू ग्राफ से पता चलता है इसका कि जो CO2 है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है O2 और H2 के कंपेयर में, इस वजह से ये वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड इफेक्ट आता है वो आता है टेम्परेचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है गैस का लिक्विड पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एज ए डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी है, ये देखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहा हूँ। दो तरीके से सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, आगे वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। क्यों? अपन यहाँ से इसको समझ सकते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे इस लिक्विड के सरफेस के पास में आएंगे तो ही डिजोल्व होंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाएंगे, पहले के कंपेयर में हाईली एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी आ जाएगी और वो उस एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे? एक्सपेंड होने में। ठीक है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल इसके पास में नहीं आने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से ये सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने पे यहाँ पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यस, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रेशर। थर्ड पॉइंट है प्रेशर। जो प्रेशर का इफेक्ट है वो हेनरी लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ये ओनली गैसेस के लिए पढ़ते हैं, प्रेशर का इफेक्ट ओनली गैस पे होता है। ठीक है, और ये जो इफेक्ट है वो हेनरी साइंटिस्ट ने दिया था, जिस वजह से इसको हेनरी लॉ से पढ़ते हैं। ठीक, तो गैस का लिक्विड पे जो इफेक्ट है वो प्रेशर का इफेक्ट पूछ सकता है या फिर हेनरी लॉ पूछ सकता है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। यस, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज गिवन बाय हेनरी लॉ। ठीक, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेज इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि इस गैस को सोल्यूबल करना है आपको कहाँ? लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल करना है आपको। तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल कब होगी? जब यहाँ पे इस गैस का आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ये जो गैस के पार्टिकल हैं या गैस के मॉलिक्यूल हैं ये इस लिक्विड की सरफेस की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये लिक्विड की सरफेस की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पे डिजोल्व होने के चांस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे
सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यस, बट एक कंडीशन है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे बोल दिया कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस का डिजोल्व्ड मास है वो इंक्रीज होगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा। ये जो m है, मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास डिजोल्व होगा वो है सॉल्युबिलिटी हो जाएगी उसकी। p प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे सपोज दैट आपने प्रेशर अप्लाई किया, ये कंटेनर है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये प्रेशर इंक्रीज करने से इस लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब ये सोल्यूबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो m है, ये जो m है वो डिजोल्व्ड मास है, डिजोल्व्ड मास। जो मास डिजोल्व हो गया, जो मॉलिक्यूल बाहर हैं वो नहीं होगा m, जो वाटर के अंदर या इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो गया वो होगा m। यस, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा k। यस, इस k को आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो द जो वैल्यू है k की, द वैल्यू ऑफ द k डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट नेचर ऑफ द गैस, सेकेंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखना इस इक्वेशन से अगर मैं m को y एक्सिस पे ले लेता हूँ और p को x एक्सिस पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये बनता है y इजकल टू mx। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। यस, तो m तो y पे आ गया, x पे p आ गया, तो जो स्लोप होगा इसका वो क्या होगा k। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे x एक्स से मैंने एंगल ले लिया थीटा। ये जो ग्राफ है वो x एक्स से थीटा एंगल पे है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो गया टेन थीटा, जो किसके इक्वल होगा k के। क्योंकि मुझे इक्वेशन से पता चला है कि यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो k होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू k। मतलब आपको ये एंगल देके आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हेन ए मिक्सचर, अब देखना क्या होगा कि अभी तक अपन एक ही कंपोनेंट डिजोल्व कर रहे थे या एक ही टाइप की गैस डिजोल्व कर रहे थे। अब अगर एनीवन कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर एनीवन कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर मैं दो टाइप की गैस A और B, ये दो टाइप की जो गैस हैं वो मैं डिजोल्व करवा रहा हूँ। ठीक, अब ये डिजोल्व करवा रहा हूँ तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका मास है, डिजोल्व्ड मास है, वो इंक्रीज होगा। बट B और A गैस का प्रेशर, ये दोनों गैसें अलग हैं तो इनका पार्शियल प्रेशर भी अलग होगा। इस मिक्सर की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर आएगा, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। यस, जब दो गैसों के मिक्सचर की बात करता है तो पार्शियल प्रेशर का यूज होता है। दूसरी चीज़, ये जो गैस के A गैस का मोल कितना डिजोल्व हुआ, B गैस का मोल कितना डिजोल्व हुआ, तो यहाँ पे दो गैसों का है वो मोल है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस मिक्सर के लिए मुझे मोल फ्रिक्शन की बात करनी है। 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जब मिक्सर की बात आती है तो मोल फ्रिक्शन आता है। यस, इसका मतलब इस लिक्विड के अंदर A और B का जितना ज़्यादा मोल फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा डिजोल्व्ड मास होगा। ये बोल सकता हूँ, लिक्विड के अंदर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। यस, तो यहाँ पे इनका जो पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। यस, तो ए का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ए का मास इंक्रीज होगा, बी का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो बी का मास इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये देखना है इसने क्या बोला, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, वे वापस देखना, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज ईच गैस डिजोल्व इन proportion to its own partial pressure। जो गैस डिजोल्व हो रही है कितनी डिजोल्व होगी वो उसके खुद के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस
इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मैंने अभी बताया आपको कि जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा ए और बी के जो मोल हैं वो वाटर के अंदर ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होने पे। तो एक्स इजल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे ये प्रपोर्शनल का साइन हटा तो एक्स इजल टू के डैश पी, ये कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से पी निकालोगे तो ये 1/k डैश हो जाएगा। यस, 1/k डैश, और 1/k डैश है वो के एच, 1/k डैश इजकल टू के एच, और जो के एच है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेनरी कांस्टेंट भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए। जो हेनरी कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी ने अपने को यही बताया कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके, थैंक यू।